वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग सेशन। तो दोस्तों आज से हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज जो कि बेस्ड रहेंगे अपडेटेड नॉर्सेट एग्जाम पैटर्न पे। तो जुड़े रहे हमारे साथ। डेली या कुछ कुछ दिनों बाद मैं ऐसे ही वीडियो आपको अपडेट देता रहूंगा कि आपकी प्रैक्टिस होती रहे, कम टाइम में आप ज़्यादा क्वेश्चंस रिवाइज कर पाओ या आपके नज़रों से वो क्वेश्चन जाएंगे तो आपको बेसिक आइडिया आ जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पैटर्न मतलब एग्जाम पेपर का जो पैटर्न रहेगा वो कैसे रहेगा नॉर्सेट का। ये क्वेश्चंस थोड़े टफ लगेंगे लेकिन इसी ही पैटर्न में नॉर्सेट में क्वेश्चन आएंगे तो आप इससे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो पहला क्वेश्चन है, अ नर्स इज केयरिंग फॉर क्लाइंट हु हैज पैराप्लेजिया एज अ रिजल्ट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड इंजरी। मतलब स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। पेशेंट को पैराप्लेजिया हुआ है, मतलब उसका लोअर बॉडी पैरालाइज हुआ है क्योंकि स्पाइनल कॉर्ड इंजरी था पेशेंट को। विच रिहेबिलिटेशन प्लान विल बी मोस्ट इफेक्टिव फॉर दिस क्लाइंट। मतलब रिहेबिलिटेशन हमें इस पेशेंट का करना है तो कौन सा प्लान उसके लिए अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन वन है, अरेंजमेंट्स विल बी मेड बाय द क्लाइंट्स एंड क्लाइंट्स फैमिली। तो फर्स्ट ऑप्शन है कि जो भी अरेंजमेंट्स की जाएगी रिहेबिलिटेशन के लिए वो पेशेंट्स खुद करेगा या फिर उसके फैमिली मेंबर्स करेंगे। दूसरा ऑप्शन है, द प्लान इज फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड अर्ली इन द क्लाइंट्स केयर। मतलब जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तभी उसके केयर प्लान में हम रिहेबिलिटेशन को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे। थर्ड ऑप्शन है, द रिहेबिलिटेशन इज मिनिमल एंड शॉर्ट टर्म बिकॉज द क्लाइंट विल रिटर्न टू फॉर्मर एक्टिविटीज। मतलब रिहेबिलिटेशन प्रोसेस जो है एकदम शॉर्ट टर्म रहेगा, कम से कम रहेगा ताकि पेशेंट अपने पिछले वाले जो डेली एक्टिविटीज कर सकता था फॉर्मल एक्टिविटीज वो कर पाए। और लास्ट ऑप्शन है, अरेंजमेंट्स विल बी मेड फॉर लॉन्ग टर्म केयर बिकॉज द क्लाइंट इज नो लॉन्गर कैपेबल ऑफ सेल्फ केयर। तो इसका आंसर जल्दी से आप बताइए। आपको टाइम, हर क्वेश्चन में कुछ सेकंड्स के लिए मैं टाइम दूंगा, उसके बाद में मैं क्वेश्चन मतलब उसका आंसर देके आपको एक्सप्लेन करूंगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर है दो। द प्लान इज फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड अर्ली इन द क्लाइंट्स केयर। क्योंकि टू प्रमोट ऑप्टिमिज्म एंड फैसिलिटेट स्मूथ फंक्शनिंग रिहैबिलिटेशन प्लानिंग शुड बिगिन ऑन एडमिशन। मतलब प्रॉपर काम करने के लिए जो रिहैबिलिटेशन प्रोसेस है जो कि पेशेंट के लिए इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि हमें पहले ही पता है पेशेंट पैराप्लेजिया का है तो उसको रिहैबिलिटेशन लगने वाला है। तो उसके प्लान ऑफ केयर में ये पहले से हमें इम्प्लीमेंट करना शुरू करना होगा ताकि एंड में स्मूथ फंक्शनिंग और अच्छे से प्लानिंग हो सके रिहेबिलिटेशन की। तो इसका आंसर रहेगा, द प्लान इज फॉर्मुलेटेड एंड इम्प्लीमेंटेड अर्ली इन द क्लाइंट्स केयर। तो फर्स्ट ऑप्शन क्यों नहीं रहेगा, उसका क्या एक्सप्लेनेशन है कि फैमिली इस क्या दिया है, फैमिली और या क्लाइंट खुद अपने अरेंजमेंट्स करेगा, क्लाइंट एंड क्लाइंट्स फैमिली करेगा। लेकिन बहुत से ऐसे सोर्सेस या ऑप्शंस होते हैं जो फैमिली यार खुद क्लाइंट को नहीं पता होते हैं उसके रिलेटेड, तो वो खुद रिहेबिलिटेशन प्रोसेस या रिहेबिलिटेशन प्लान नहीं कर पाते। थर्ड ऑप्शन क्यों नहीं हो सकता, रिहेबिलिटेशन क्लाइंट्स को न्यू एनवायरनमेंट या न्यू लाइफस्टाइल के लिए अडॉप्ट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए हेल्प करता है। तो वो प्रीवियस जो एक्टिविटीज कर पाता था वो अभी पैराप्लेजिया का पेशेंट है तो वो नहीं कर पाएगा। तो फॉर्मर एक्टिविटीज है। और रिहेबिलिटेशन हम क्यों यूज करते हैं, रिहेबिलिटेशन हम करते हैं पेशेंट न्यू लाइफस्टाइल के लिए एडजस्ट हो सके, इसके लिए हम रिहेबिलिटेशन प्लानिंग करते हैं। तो ये भी ऑप्शन इसके वजह से नहीं होगा क्योंकि ये फॉर्मर एक्टिविटीज के लिए जाएगा, ऐसे इसमें बताया हुआ है। अरेंजमेंट्स विल बी मेड फॉर लॉन्ग टर्म केयर। लॉन्ग टर्म केयर नहीं देना है पेशेंट को, रिहैबिलिटेशन मतलब क्या है, लॉन्ग टर्म हमें खुद नहीं देना है क्योंकि पेशेंट को हमें इंडिपेंडेंस ही देना है। तो पेशेंट खुद के काम खुद कर सके, तो पेशेंट को इंडिपेंडेंस फील हो, तो इसलिए पेशेंट जब भी डिस्चार्ज के बाद चाहे वो आराम से घर जाके अपना रिहेबिलिटेशन प्लानिंग जो हमने प्लान किया है उसके लिए वो इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा, जैसे ही पेशेंट का प्लानिंग मतलब
ट्रीटमेंट हम शुरू करेंगे उसी टाइम में हमें उसका रिहेबिलिटेशन प्लानिंग भी इम्प्लीमेंटेशन शुरू करना होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाट इज बेसिक कंसेप्ट एसोसिएटेड विद रिहेबिलिटेशन दैट द नर्स शुड कंसीडर व्हेन फॉर्मुलेटिंग डिस्चार्ज प्लान फॉर क्लाइंट्स। मतलब ये जो क्वेश्चन है ये भी रिहेबिलिटेशन रिलेटेड है, रिहेबिलिटेशन के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो ये क्या है, बेसिक कंसेप्ट्स एसोसिएटेड विद रिहेबिलिटेशन। तो मेन कीवर्ड है यहाँ रिहेबिलिटेशन, तो इस पे हमें फोकस करना है। जैसे ही हम ये वर्ड सुनेंगे तो हमें याद आना चाहिए कि सारी चीजें उसकी रिलेटेड। फिर हम नेक्स्ट जाएंगे, मतलब नर्स ने कौन सी जो बेसिक कंसेप्ट है रिलेटेड टू रिहेबिलिटेशन वो कंसिडर करनी चाहिए डिस्चार्ज प्लान करते टाइम। तो पहला ऑप्शन है, रिहेबिलिटेशन नीड्स आर बेस्ट मेड बाय द क्लाइंट्स फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्सेज। जो कि रिहेबिलिटेशन नीड्स है, मतलब रिहेबिलिटेशन प्लान में जो हम कुछ जरूरतें हैं पेशेंट की वो कैसे मेट करेंगे, तो उसको फैमिली मेंबर मतलब उसके फैमिली में या उसके कम्युनिटी रिसोर्स से यूज करके। नेक्स्ट ऑप्शन है, रिहेबिलिटेशन इज स्पेशलिटी एरिया विद यूनिक मेथड्स फॉर मीटिंग क्लाइंट्स नीड्स। मतलब कुछ खास तरीके होते हैं जिससे हम रियलिटी मतलब जो पेशेंट की नीड्स है वो कंप्लीट कर पाएंगे। या फिर इमीडिएट और पोटेंशियल रिहेबिलिटेशन नीड्स आर एग्जिबिटेड बाय क्लाइंट्स विद हेल्थ प्रॉब्लम्स। और फोर्थ ऑप्शन है, क्लाइंट्स हु आर रिटर्निंग टू देयर यूजुअल एक्टिविटीज फॉलोइंग हॉस्पिटलाइजेशन डू नॉट रिक्वायर रिहेबिलिटेशन। तो आपका टाइम शुरू होता है अभी, जल्दी जल्दी सोचिए, अच्छे से ऑप्शन रीड करिए। हमें क्या देखना है, बेसिक कंसेप्ट एसोसिएटेड विद रिहेबिलिटेशन जो कि नर्स कंसिडर करने चाहिए रिहेबिलिटेशन प्लान करते टाइम पेशेंट्स के लिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, इमीडिएट और पोटेंशियल रिहेबिलिटेशन नीड्स आर एग्जिबिटेड बाय क्लाइंट्स विद हेल्थ प्रॉब्लम्स। मतलब जो क्लाइंट है, जो हमारा पेशेंट है जिसको हेल्थ प्रॉब्लम है कुछ, तो जैसे ही पेशेंट वो एडमिट होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, तो उसको हमें रिहेबिलिटेशन नीड्स उसकी कंप्लीट करने के लिए उसको प्लान ऑफ केयर में रिहेबिलिटेशन उसका इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। तो पहला ऑप्शन क्यों नहीं है, रिहेबिलिटेशन नीड्स आर बेस्ट मेड बाय क्लाइंट्स फैमिली एंड कम्युनिटी रिसोर्सेस। तो ये दोनों ही चीजें, ये दोनों तो मस्ट है, जैसे कि हमें रिसोर्सेस यूज करने चाहिए, जैसे क्लाइंट्स फैमिली कम्युनिटी रिसोर्सेस हम यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी और दो ऑप्शन हैं जो हम यूज करेंगे। मतलब यहाँ अगर ये दो ऑप्शन अवेलेबल होते तो हम ऑप्शन 1 की तरफ जा सकते थे, जैसे कि प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर एंड एक्यूट केयर फैसिलिटीज जो है उनके रिसोर्सेस भी हम यूटिलाइज कर सकते हैं पेशेंट के रिहेबिलिटेशन नीड कंप्लीट करने के लिए। तो बस ये दोनों चीजें नहीं है इसमें, प्राइवेट मतलब जो के हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स होते हैं वो, और प्लस एक्यूट केयर फैसिलिटीज जो होती है उनका भी रिसोर्सेस हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा अल्टीमेट एम है रिहेबिलिटेशन नीड कंप्लीट करना। तो इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा। सेकेंड, रिहेबिलिटेशन इज अ स्पेशलिटी एरिया विद यूनिक मेथड्स फॉर मीटिंग क्लाइंट्स। तो ये जो स्पेशलिटी है, रिहेबिलिटेशन इज नॉट अ स्पेशलिटी इन नर्सिंग, इट्स अ कॉमनिटी। मतलब रिहेबिलिटेशन कॉमनली यूज करते हैं, तो इसीलिए हमारा ये ऑप्शन भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन आंसर है, क्योंकि जैसे ही पेशेंट हॉस्पिटलाइज होता है तो इमीडिएट एंड पोटेंशियल रिहेबिलिटेशन नीड्स आर एग्जिबिटेड, जो भी दिखाएगा पेशेंट उसको हमें कंप्लीट करना है। और लास्ट ऑप्शन था हमारा, क्लाइंट्स हु आर रिटर्निंग टू देयर यूजुअल एक्टिविटीज फॉलोइंग हॉस्पिटलाइजेशन डू नॉट रिक्वायर रिहेबिलिटेशन। तो यूजुअल एक्टिविटीज मतलब क्या, जो डे टू डे एक्टिविटीज थी वही होगी, जैसे नॉर्मल उसकी जो एक्टिविटीज है वो कर पाएगा। लेकिन नहीं, रिहेबिलिटेशन का मीनिंग ही ये है कि प्रीवियस और ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग पेशेंट का अचीव होना चाहिए, इसलिए हम रिहेबिलिटेशन करते हैं। तो यूजुअल एक्टिविटीज मतलब डे टू डे एक्टिविटीज तो नहीं, लेकिन और पेशेंट मतलब जैसे अगर कोई कंपनी में काम कर रहा है और पेशेंट फ्रैक्चर हो गया है, तो हमें डे टू डे एक्टिविटीज तो ऑब्वियसली कर पाएगा, लेकिन जो उसको ट्रॉमेटिक होगा स्ट्रेस, ये उसीलिए भी हमें रिहेबिलिटेशन उसको देना पड़ेगा, ताकि वो वापस से अपना काम अच्छे से कर पाए, ऑफिस ज्वाइन कर पाए, या फिर
उसकी फंक्शनिंग जो है ऑप्टिमल लेवल ऑफ फंक्शनिंग जो पहले थी बिफोर द हॉस्पिटलाइजेशन, सेम हमें वो अचीव करनी है आफ्टर द हॉस्पिटलाइजेशन बाय यूजिंग हमारा रिहेबिलिटेशन प्लान। तो इसीलिए ये भी ऑप्शन नहीं आएगा, क्योंकि यूजुअल एक्टिविटीज नहीं, हमारे जो प्रीवियस एक्टिविटीज जो पेशेंट्स बिफोर हॉस्पिटलाइजेशन कर पाता था, मैक्सिमम उसके तरफ हमें देखना है, और जो न्यू लाइफस्टाइल होगा उसके एडजस्टमेंट के लिए भी देखना होगा। जो ऐसे नहीं है कि पेशेंट कर पा रहा है तो हमें छोड़ देना है, नहीं, उसके लिए हमें उसकी ऑप्टिमल फंक्शनिंग की तरफ ध्यान देना है। तो आगे बढ़ते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन है, नर्स इज टीचिंग अ क्लाइंट हाउ टू यूज द कॉल बेल सिस्टम। कॉल बेल सिस्टम तो आप सभी ने देखा होगा, पेशेंट के रूम में लगा होता है। तो विच लेवल ऑफ मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स डज दिस नर्सिंग एक्शन एड्रेस। मतलब जो कॉल बेल सिस्टम है उसके बारे में नर्स ने, जो नर्सिंग ऑफिसर है, जो नर्सिंग स्टाफ है, उन्होंने पेशेंट को टीच किया है, मतलब उसको सिखाया है। तो वो किस लेवल में आता है, मास्लो हायरार्की की जो लेवल है, जैसे हमें पता है बेसिक नीड, फिर फिजियोलॉजिकल नीड्स, सेफ्टी नीड्स, लव बिलोंगिंग्स, सेल्फ स्टीम, ऐसे जो हमें मास्लो हायरार्की पता है, जो ट्रायंगल शेप में बताया है, उसके रिलेटेड मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, आप उसको रेफर कर सकते हो। तो ये है, इसमें क्या देखना है हमें, मास्लो हायरार्की। जैसे ये वर्ड आता है हमें पूरा माइंड फोकस करना है मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स पे। तो मेन हमें पूरा एक सीक्वेंस वाइज आना चाहिए, टॉप टू बॉटम क्या है, या बॉटम टू टॉप, जैसे हम बढ़ते हैं एक एक गोल अचीव करने के लिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा सेफ्टी। हम पेशेंट को ये क्यों दे रहे हैं, कॉलबेल सिस्टम क्यों बता रहे हैं, सेफ्टी। नेक्स्ट है सेल्फ स्टीम, थर्ड है फिजियोलॉजिक, और लास्ट है इंटरपर्सनल जो नीड्स है वो अचीव करने के लिए हम पेशेंट को कॉलबेल सिस्टम दे रहे हैं, ऐसे इनका मानना है। तो आपको अभी टाइम देता हूं, जल्दी जल्दी सोचो। बहुत इजी क्वेश्चन है, ऐसे लगेगा बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन ये नॉर्सेट का जो एंक्लेक्स बेस्ड, मतलब एंक्लेक्स बेस्ड जो क्वेश्चन है, इसी की प्रैक्टिस मैं आपसे करवाऊंगा, ताकि जो नॉर्सेट आएगा उसमें आपको अच्छी सी हेल्प हो सके। क्योंकि नॉर्सेट ने भी यही सिनारियो बेस्ड क्वेश्चंस बहुत डालने शुरू किए हैं। तो हम इन छोटी छोटी चीजों की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और हम एग्जाम में पैनिक हो जाते हैं, इसलिए ये तो हो गया आपका। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, इंटरपर्सनल जो रिलेशन मतलब नीड्स है हमें वो कंप्लीट करना है। इंटरपर्सनल नीड्स इन्वॉल्व लव एंड बिलोंगिंग विच आर थर्ड लेवल ऑफ नीड्स। तो ये आएगा उसमें, इंटरपर्सनल को कुछ करना है हमें, इंटरपर्सनल नीड्स मतलब लव एंड बिलोंगिंग का है, तो ये आएगा, नहीं आएगा, ये ऑप्शन कट। फिजियोलॉजिक नीड्स, इसमें फिजियोलॉजिक नीड्स हम क्या कंप्लीट कर रहे हैं पेशेंट की, कॉलबेल सिस्टम उसको सिखा के हम फिजियोलॉजिकल नीड कंप्लीट कर रहे हैं, नहीं, ये सबसे पहला नीड आता है हमारा। फिर आता है सेल्फ स्टीम। सेल्फ स्टीम इन्वॉल्व्स इंट्रापर्सनल नीड्स, द फोर्थ लेवल ऑफ बेसिक नीड्स। तो ये इंट्रापर्सनल नीड भी नहीं है, क्योंकि कोई उसके आसपास नहीं रहेगा, तो ये भी नहीं। फिर क्या बचता है, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 1, सेफ्टी। A call-bell system enables the client to communicate with the staff and support safety and security, which is second level need. तो मतलब जैसे ही पेशेंट को कुछ रिक्वायरमेंट होगी या पेशेंट कुछ प्रॉब्लम में होगा, तो वो क्या करेगा, कॉल-बेल सिस्टम का यूज करेगा। तो फाइनली क्या होगा, उसको जो सेफ्टी है, जो उसको सेफ्टी मेजर्स है, हमें उसको बताया है कि हेलो सर, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस कॉल-बेल सिस्टम का यूज करो, आपके सेफ्टी के लिए हम आ जाएंगे। तो इस तरह इसका ऑप्शन हुआ सेफ्टी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A nurse is supportive of a child receiving long-term rehabilitation in the home rather than healthcare facility। मतलब एक चाइल्ड को रिहेबिलिटेशन देना है, लॉन्ग टर्म रिहेबिलिटेशन प्रोसेस होगा उसको, तो नर्स बोल रहे हैं उसके घर में ही देंगे, रादर देन मतलब हेल्थ केयर फैसिलिटी में देने से अच्छा उसके घर में देंगे, वो नर्स उसको सपोर्ट कर रहे हैं। व्हाई इज लिविंग विद द फैमिली इज सो इम्पोर्टेंट टू चाइल्ड्स इमोशनल डेवलपमेंट। तो फिर ये नर्स ऐसे क्यों सपोर्ट कर रही है, चाइल्ड्स मतलब चिल्ड्रन का घर में रहना क्यों जरूरी है उसके इमोशनल डेवलपमेंट के लिए। तो चलते हैं फर्स्ट ऑप्शन की ओर। इट प्रोवाइड रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट, द चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज सपोर्टेड,
थर्ड ऑप्शन है इट रिफ्लेक्ट्स द मोस्ट ऑफ लार्जर सोसाइटी, एंड लास्ट ऑप्शन है द चाइल्ड्स आइडेंटिटी एंड रोल्स आर लर्न। तो ये था आपका क्वेश्चन, ये आपके चार ऑप्शन। आपका टाइम शुरू होता है अभी। तो फर्स्ट ऑप्शन था इट प्रोवाइड्स रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट। तो आपका क्या आंसर था? ये तो नहीं होगा, क्योंकि यहां मेन क्या पूछा गया है, इमोशनल डेवलपमेंट। तो रिवार्ड्स एंड पनिशमेंट इमोशंस से रिलेटेड नहीं है। माना कि ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है फैमिली इन्फ्लुएंस के अंडर जो डेवलप होगा, लेकिन ये कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो चाइल्ड्स डेवलपमेंट इज सपोर्टेड, ये भी होता है, लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में पूछा है। चाइल्ड्स ओवरऑल डेवलपमेंट जो होती है वो तो फैमिली में ही फॉस्टर होती है, अच्छी होती है। फिर भी यहाँ इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में पूछा गया है, तो ये ऑप्शन भी नहीं है। इट रिफ्लेक्ट्स द मोड्स ऑफ लार्जर सोसाइटी, ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। और लास्ट ऑप्शन बचा है द चाइल्ड्स आइडेंटिटी एंड रोल्स आर लर्न। तो कैसे होता है? सोशलाइजेशन, वैल्यूज एंड रोल डेफिनेशन आर लर्न विद इन द फैमिली एंड हेल्प टू डेवलप सेंस ऑफ सेल्फ। यहाँ क्या होता है, जो चाइल्ड्स आइडेंटिटी एंड रोल्स, आइडेंटिटी एंड रोल्स ये किस रिलेटेड है? ये है हमारे इमोशनल डेवलपमेंट रिलेटेड, क्योंकि जैसे उसकी आइडेंटिटी रहेगी इमोशंस उसी तरह से रहेंगे। मतलब जैसे उसकी इमोशनल डेवलपमेंट होगी वो खुद को आइडेंटिफाई वैसे करेगा, और उसके जो फैमिली में रोल होगा चिल्ड्रन का, वो अच्छे से वो लर्न कर पाएगा। इसीलिए चाइल्ड का जो रिहेबिलिटेशन प्रोसेस है वो घर में अच्छा रहेगा, बल्कि हॉस्पिटल में करने से अच्छा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। A nurse is discussing Alcoholics Anonymous। ये थोड़ा आपने ये चीज थोड़ा नया लगा होगा, इस पे फोकस करना है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस, तो ये क्या है? एक सोशल हेल्थ ग्रुप है। तो a nurse is discussing Alcoholic Anonymous A with the client. What behavior expected of members of Alcoholic Anonymous? Should the nurse include in the discussion? तो जो डिस्कशन चल रहा है, एक नर्स है अपने जो अल्कोहलिक पेशेंट है, क्लाइंट्स है, उनके लिए उनके साथ डिस्कशन कर रहे हैं। तो जो मेंबर्स है अल्कोहलिक एनोनिमस के जो ग्रुप है, उनको जो नर्स गाइड कर रही है या उनको जो डिस्कस कर रहे हैं उनके साथ मिलकर, तो उनका क्या बिहेवियर एक्सपेक्ट करना है नर्स ने। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्पीकिंग अलाउड एट वीकली मीटिंग्स, promising to attend at least 12 meetings yearly, maintaining controlled drinking after 6 months, and acknowledging an inability to control the problem। तो अल्कोहलिक एनोनिमस के बारे में पहले आपको जानना होगा। तो बढ़ते हैं। स्पीकिंग अलाउड एट वीकली मीटिंग्स, ऐसे अल्कोहलिक एनोनिमस का कोई रूल नहीं है कि मीटिंग में बोलना है जोर से। ऐसे अल्कोहलिक एनोनिमस के जो रूल्स है, ये चारों ऑप्शन में आपको मैं आगे एक्सप्लेन कर ही दूंगा ये क्या है। तो लाउडली बोलना है, ऐसे कुछ रूल नहीं है। देन सेकंड ऑप्शन क्या था, प्रॉमिसिंग टू अटेंड एटलीस्ट 12 मीटिंग्स ईयरली। तो 12 मीटिंग्स अटेंडेंस ऐसे भी कुछ उसका अल्कोहलिक एनोनिमस का कंपल्शन का रूल नहीं है, बस उनको जो है इंकरेज करना है रेगुलरली अटेंड करने के लिए। तो मैंडेटरी नहीं कि 12 मीटिंग्स करना ही करना है, लेकिन उनको इंकरेज करना है ज्यादा से ज्यादा वो अटेंड कर पाए। ये क्या, मेंटेनिंग कंट्रोल ड्रिंकिंग आफ्टर 6 मंथ। तो ये भी
अल्कोहलिक एनोनिमस का पार्ट नहीं है, तो ये भी ऑप्शन नहीं आएगा। तो बचा ऑप्शन हमारा 4। तो एक्नॉलेजिंग एन इनएबिलिटी टू कंट्रोल द प्रॉब्लम। तो अल्कोहलिक एनोनिमस क्या है? जो अल्कोहलिक पेशेंट है, क्लाइंट्स है, उनका एक ग्रुप है जो एक दूसरे से अपना शेयर करते हैं। तो उन्होंने खुद एक्नॉलेज करना चाहिए कि हाँ, मैं ही इनकैपेबल हूँ, मैं ही इनएबल, खुद को इनएबिलिटी फील हो रही है कि मैं नहीं कंट्रोल कर पा रहा हूँ मेरे प्रॉब्लम पे। तो जैसे ही पेशेंट उसे एक्सेप्ट करेगा, यही एक इम्पोर्टेंट बिहेवियर है जो नर्स एक्सपेक्ट कर सकती है, रिलेट मतलब जो क्लाइंट है उससे। क्योंकि जोर से बोलना मीटिंग में ये कुछ रूल नहीं है, 12 अटेंड करना है मीटिंग्स ये भी रूल नहीं है, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा करना है, बस हमें उनको इंकरेज करना है। और जो कंट्रोल ड्रिंकिंग है ये इसका पार्ट है ही नहीं अल्कोहलिक एनोनिमस का। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस पे अगर आपको ज्यादा चाहिए होगा तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A nurse discusses the philosophy of Alcoholics Anonymous with a client who has history of alcoholism. What need must self-help groups such as Alcoholic Anonymous meet to be successful? तो क्या है? नर्स है, डिस्कस कर रहे हैं एज यूजुअल, वो अपने क्लाइंट के साथ बहुत नई नई चीजें अच्छे से डिस्कस करते हैं ताकि पेशेंट्स को हेल्प कर सके। तो क्या है? फिलोसॉफी ऑफ अल्कोहलिक एनोनिमस with a client who has history of alcoholism. So what need must self-help groups such as AA meet to be successful? तो अल्कोहलिक एनोनिमस सक्सेसफुल होने के लिए उसको क्या क्या नीड्स, मतलब ये करना पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑप्शन ट्रस्ट, सेकेंड ऑप्शन ग्रोथ, थर्ड ऑप्शन बिलोंगिंग और लास्ट इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर जाएगा बिलोंगिंग। क्यों? Self-help groups are successful because they support a basic human needs for acceptance. A feeling of comfort and safety as a sense of belonging may be achieved as non-judgmental, supportive. मतलब अगर लव बिलोंगिंग का जो मास्लो हायरार्की में है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में ज्यादा इंपॉर्टेंट करता है। ट्रस्ट तो आप गेन कर ही पाओगे, लेकिन सिर्फ ट्रस्ट गेन करने से नहीं। बिलोंगिंग, लव बिलोंगिंग में क्या होता है? सपोर्ट, एक कंफर्ट होता है, अपनापन फील होता है। तो क्लाइंट स्पीकअप होता है, मतलब बोलने के लिए ये होता है। तो इसीलिए इसका आंसर ये रहेगा, ट्रस्ट नहीं होगा, खाली ट्रस्ट से चलता नहीं। ग्रोथ है वो भी इसका पार्ट नहीं आएगा। और जो इंडिपेंडेंस बोला गया है, तो जो ए ग्रुप्स है वो डिपेंडेंसी पे फोकस करता है रादर देन इंडिपेंडेंस। तो इसका आंसर है बिलोंगिंग, लव बिलोंगिंग रहेगा। तो इस ये नीड जो है फोकस करते हैं अल्कोहलिक एनोनिमस जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A daughter of Chinese speaking client approaches a nurse and asks multiple questions while maintaining direct eye contact. एक चाइनीज स्पीकिंग क्लाइंट की लड़की है, वो पेशेंट एडमिट है, उसकी डॉटर है, वो नर्स के साथ बात करने आई हो और आंखों में आंखें डाल के बात कर रही है। व्हाट कल्चरली रिलेटेड कंसेप्ट डज द डॉटर बिहेवियर रिफ्लेक्ट? तो ये जो क्वेश्चन है ये फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग रिलेटेड है, जो रीजन वाइज अलग अलग टाबूज होते हैं, जो हमें कल्चर्स होते हैं उसके रिलेटेड हमें नॉलेज होना चाहिए, बेसिक नॉलेज। इतना डिटेल तो नॉर्सेट में नहीं आएगा, लेकिन थोड़ा नॉलेज होना चाहिए, तो इसलिए क्वेश्चन मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो क्या है? फर्स्ट ऑप्शन प्रिजुडिस, स्टीरियोटाइपिंग, एसिमिलेशन और इथनोसेंट्रिज्म। इस क्वेश्चन पे हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, इसका एक्सप्लेनेशन भी इतना ये नहीं है। तो इसका आंसर मैं सीधे बता देता हूँ, इसका आंसर आएगा एसिमिलेशन। इस रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चंस तो आते नहीं है, क्योंकि ये हम इंडिया के बारे में फोकस करते हैं, तो ये चीजें इतना मैटर नहीं करेगी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन क्या। A nurse manager works on a unit where the nursing staff members are uncomfortable taking care of clients from cultures that are different from their own. मतलब क्या हो रहा है? एक नर्स मैनेजर है, वो जिस यूनिट में काम करता है वहां के नर्सिंग स्टाफ मेंबर्स जो है अनकंफर्टेबल है इन टेकिंग केयर ऑफ क्लाइंट्स फ्रॉम कल्चर्स दैट आर डिफरेंट फ्रॉम देयर ओन। मतलब एक नर्स है जो एक इंडियन कल्चर से बिलोंग करती है और उसका क्लाइंट जो है अमेरिकन कल्चर से बिलोंग करता है।
तो उसको अनकंफर्टेबल फील हो रहा है एक नर्स को, तो इस इश्यू को हाउ शुड द नर्स मैनेजर एड्रेसेस दिस सिचुएशन, तो नर्स मैनेजर ने क्या करना चाहिए। तो फर्स्ट ऑप्शन है असाइन आर्टिकल्स अबाउट वेरियस कल्चर सो दैट दे कैन बिकम मोर नॉलेजेबल, मतलब सबको एक एक आर्टिकल देना चाहिए पढ़ने के लिए कि वो एक दूसरे के कल्चर के बारे में जान सके। relocate the nurses to units where they will not have to care for clients from a variety of cultures, उस नर्स को ऐसे यूनिट में डाल दो जहां पे डिफरेंट कल्चर के क्लाइंट्स नहीं रहेंगे। rotate the nurses assignment so they have an equal opportunity to care for clients from other cultures, नर्सेस को डेली रोटेट करते रहो कि वो अलग अलग क्लाइंट से रूबरू हो सके और अपना उनका कल्चर जान सके। Plan a workshop that offers opportunities to learn about the cultures they might encounter while at work, एक वर्कशॉप कंडक्ट करो और डिफरेंट कल्चर के बारे में नर्सिंग स्टाफ्स को बताओ, जो कि कल्चर्स उनके पेशेंट्स उस कल्चर से आ सकते हैं उसके बारे में उनको नॉलेज दो। तो आप देखो आपका आंसर क्या आता है, आपके पास टाइम देता हूं। तो देखते हैं पहला क्या ऑप्शन है, असाइन आर्टिकल अबाउट वेरियस कल्चर्स सो दैट दे कैन बिकम मोर नॉलेजेबल। ये थोड़ा थोड़ा हो सकता है कि उनको डिफरेंट कल्चर के आर्टिकल्स दे दो पढ़ने के लिए और उनका नॉलेज बढ़ाओ, तो इसे हम थोड़ा साइड में रखते हैं। रीलोकेट द नर्सेस टू यूनिट्स वेयर देयर विल नो हैव टू बी, मतलब ऐसे यूनिट में डालो जिनको दूसरे वेराइटी मतलब कल्चर के साथ काम करने की जरूरत ना पड़े, लेकिन ऐसे होगा ही नहीं, हर एक यूनिट में अलग अलग कल्चर के क्लाइंट्स मिलेंगे ही मिलेंगे, तो सेकेंड ऑप्शन तो नहीं हो सकता। फिर रोटेट द नर्सेस असाइनमेंट सो दे हैव एन इक्वल अपॉर्चुनिटी, मतलब रोटेट करते रहो डिफरेंट कल्चर के क्लाइंट्स के साथ मिलने के लिए, लेकिन इससे क्या होगा, ज्यादा प्रॉब्लम होगा, क्योंकि आप डेली डेली पेशेंट चेंज करोगे तो डेली डेली कैसे सीख पाएंगे, सारे टेंशन एकदम स्ट्रेस टेंशन लेवल बढ़ जाएगा यूनिट में। और लास्ट ऑप्शन है एक वर्कशॉप प्लान करो, सबको अपॉर्चुनिटी दो अलग अलग कल्चर के बारे में समझने की, और जो कि उनके काम के बीच में आएंगे। तो बचता है ऑप्शन 1 और 4, ये कैंसलेशन टेक्निक के द्वारा हमने ये किया है, 2 और 3 कैंसिल किया, बचा ऑप्शन 1 और 4। तो दोनों में से इंपॉर्टेंट क्या लग रहा है आपको, क्या होगा, फर्स्ट ऑप्शन में क्या हो रहा है, हमें बस उनको पढ़ने के लिए दे रहे, तो ये मैंडेटरी नहीं है कि सभी नर्स लोग ये पढ़ेंगे और डिस्कशन भी नहीं कर पाएंगे, लेकिन वर्कशॉप है, वर्कशॉप में क्या होता है, वर्कशॉप में डिस्कशन होता है, जो भी वो पढ़ेंगे या जो भी वो नया नॉलेज एक्वायर करेंगे उसके बारे में वो डिस्कशन होता है, तो डिस्कशन से क्या होता है, अलग अलग चीजों के बारे में बहुत पता चलता है, तो इसीलिए हमारा मेजोरिटी पॉइंट्स जो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन 4 के लिए, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन 4। ऑप्शन 1 हो सकता था अगर ऑप्शन 4 यहाँ पे नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे वर्कशॉप कंडक्ट किया गया है तो डिस्कशन के लिए ज्यादा स्कोप है, तो डिस्कशन होगा तो नॉलेज ज्यादा एक्वायर होगा, रादर देन ओनली रीडिंग, सिंगल इंडिविजुअल खुद रीड कर रहा है तो नहीं होगा। तो ऐसे तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो इसका ऑप्शन आएगा 4। आगे बढ़ते हैं। अ नर्स इज टीचिंग अ पेरेंटिंग क्लास, एज अ नर्स, नर्स एज अ टीचर अपने पेरेंटिंग क्लास को होल्ड कर रही है, टीच कर रही है। व्हाट शुड द नर्स सजेस्ट अबाउट मैनेजिंग द बिहेवियर ऑफ यंग स्कूल एज चिल्ड्रन, तो यंग स्कूल एज चिल्ड्रन है, उनके पेरेंट्स को पेरेंटिंग क्लास हो रहा है, तो नर्स ने क्या बिहेवियर रह सकता है यंग स्कूल एज चिल्ड्रन का वो बताना है। अवॉइड आंसरिंग क्वेश्चंस, गिव द चाइल्ड अ लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशंस, बी कंसिस्टेंट अबाउट एस्टेब्लिश्ड रूल्स, अलो द चाइल्ड टू प्लान द डे एक्टिविटीज। तो क्या हो सकता है इसका ऑप्शन, आपको क्या करना है, बिहेवियर ऑफ यंग स्कूल एज चिल्ड्रन कैसे मैनेज करना है ये देखना है। ऑप्शन ये है आपके सामने, टाइम शुरू होता है अब।
ओके, तो बढ़ते हैं फर्स्ट ऑप्शन, अवॉइड आंसरिंग क्वेश्चंस। तो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, उनको तो हमें पता है उस एज में तो बहुत डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं, तो उसको आंसर करना जरूरी है। तो यहाँ क्या किया, अवॉइड बोला है, तो अवॉइड की वजह से हमें क्या करना है, ये ऑप्शन हो गया हमारा कट। सेकंड ऑप्शन क्या है, गिव द चाइल्ड अ लिस्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन। लेकिन जो स्कूल यंग स्कूल एज चिल्ड्रन है, मतलब जैसे ही वो 5 साल 6 साल का होगा, तो उसको हम क्या एक्सपेक्टेशन का लिस्ट देंगे कि बच्चे सुन, आज तूने यहाँ से चल के वहां स्कूल में जाना है, आज तूने इतना पढ़ना है, इतना ये करना है। उसको उतना हम बॉदर नहीं कर सकते, उसको इतना बर्डन नहीं दे सकते, तो ये कुछ ज्यादा ही हो जाएगा उसके एज के हिसाब से, तो हमें ये भी नहीं करना है। तो बचता है 3 और 4। बी कंसिस्टेंट अबाउट इस्टेब्लिश रूल्स, और लास्ट है अलाउ द चाइल्ड टू प्लान द डे एक्टिविटीज। तो चिल्ड्रन, इतना छोटा बच्चा है, उसको हम डेली उसका खुद का एक्टिविटीज प्लान करने के लिए कैसे बोल सकते हैं? पेरेंट्स को तो ध्यान रखना पड़ेगा। अगर पेरेंट्स को ध्यान रखना है मतलब क्या होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। तो बचता है बी कंसिस्टेंट अबाउट इस्टेब्लिश रूल्स, तो ये हुआ हमारा आंसर। क्यों? बिकॉज उस टाइम में बच्चों का कैसे होता है, शॉर्ट अटेंशन स्पैन एंड डिस्ट्रैक्टिबिलिटी ज्यादा होती है, तो इसलिए हम जो भी रूल्स फिक्स करेंगे तो हमें वो बदलना नहीं है। जैसे डेली का है, बच्चे को बोलना है इतने टाइम में सोना है, तो उसको इतने टाइम में सोना ही है। जैसे रूल्स के बारे में हमें कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, ताकि बच्चा भी उस रूल्स के हिसाब से, या उस वो जिस एज में है, यंग स्कूल एज जो है उसका, तो उस एज के हिसाब से हमें वो रूल्स, अगर हम उसको प्रॉपरली कंसिस्टेंसी रखेंगे तो वो प्रॉपरली लर्न कर पाएगा और अपना रोल समझ पाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। A nurse in the health clinic is counseling a college student. एक नर्स है, हेल्थ क्लिनिक में है, वो काउंसिल करे कॉलेज स्टूडेंट को। वो वॉज रिसेंटली डायग्नोस्ड विथ अस्थमा, हो गया उसको अस्थमा। ऑन व्हाट एस्पेक्ट ऑफ केयर शुड द नर्स फोकस्ड? कॉलेज स्टूडेंट है, उसको अस्थमा हुआ है, नर्स ने किस पे फोकस करना है? टीचिंग हाउ टू मेक रूम एलर्जी फ्री, उसको बताना है रूम को एलर्जी फ्री कैसे करना है। रेफरिंग टू सपोर्ट ग्रुप फॉर इंडिविजुअल्स विद अस्थमा, जो सेल्फ हेल्प या सपोर्ट ग्रुप्स होते हैं उसको रेफर करना है। अरेंजिंग विद द कॉलेज टू इंश्योर स्पीडी रिटर्न टू क्लासेस, कॉलेज के साथ कांटेक्ट करके उसको अर्ली रिकवरी के लिए हेल्प करना है, और उसको जो क्लासेस वो जल्दी से अटेंड कर पाए इसके ट्राई करना है। इवेल्युएटिंग वेदर द नेसेसरी लाइफस्टाइल चेंजेस आर अंडरस्टूड, या फिर ये इवेल्युएट करना है कि जो लाइफस्टाइल चेंजेस है, क्योंकि उसको एलर्जी है तो उसको लाइफस्टाइल चेंजेस तो करने पड़ेंगे। जैसे उसको बाहर एनवायरमेंटल किसी चीज से एलर्जी है तो उसे नाक ढकना पड़ेगा, या उसको स्किन एलर्जी है तो उसको फुल बॉडी ड्रेस पहनना पड़ेगा, या फिर उसे उस चीज के कांटेक्ट में ही जाना पड़ेगा। जैसे कि उसको किसी खाने की चीज से एलर्जी है, जैसे कि उसको एप्पल खाने से एलर्जी हो रहा है, तो उसे एप्पल से दूर रहना पड़ेगा। तो ये लाइफस्टाइल चेंजेस है, तो वो समझ पाया कि नहीं, ये इवेल्युएट करना है। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने, शुरू करिए, लगाइए दिमाग, बताइए आंसर। चलो, पहला क्या है, टीचिंग हाउ टू मेक रूम एलर्जी फ्री। ओके, लेकिन वो हमेशा रूम में रहेगा क्या? नहीं रहेगा। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कट। ये सही है, रूम एलर्जी फ्री रखना है, लेकिन वो बाहर तो जाएगा, तो बाहर तो एलर्जी आएगा ही आएगा, तो फर्स्ट ऑप्शन नहीं। रेफरिंग टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स फॉर इंडिविजुअल विद अस्थमा, अस्थमा के लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में कुछ जरूरत नहीं है, ये भी नो। अरेंजिंग विद द कॉलेज, ये खुद का डिसीजन रहेगा उसका, कॉलेज जाना है नहीं जाना है, क्योंकि वो कॉलेज स्टूडेंट है। और लास्ट बचा है इवेल्युएटिंग वेदर द नेसेसरी लाइफस्टाइल चेंजेस, जो मैंने इतना ऑप्शन बताते टाइम एक्सप्लेन किया कि उसको जो हमने लाइफस्टाइल चेंजेस है, मतलब हमने छोड़ो, जो नर्स ने बताया है कि आपको फुल ड्रेस पहनना पड़ेगा, अगर आपको स्किन एलर्जी हो रहा है, अगर आपको ईटिंग से कुछ एलर्जी हो रहा है तो आपको ये खाना अवॉइड करना होगा,
भले वो उसको पसंद हो लेकिन उसको नहीं खाना है, तो ये उसको समझ में आ रहा है क्या, उसके दिमाग में ये चीजें जा रही है कहीं, ये हमें इवेल्युएट करना है। तो इसीलिए हमारा ऑप्शन रहेगा इसमें ऑप्शन 4। तो जैसे हमें कैंसलेशन का ट्रिक यूज करते करते हमें हमारा ऑप्शन ढूंढना है, तो हमारा आंसर हमें मिल गया है। आगे बढ़ते हैं। Nurse are held responsible for commission of a tort. The nurse understand the tort is tort, negligence, ये चीजों के बारे में हमने जाना है, इसके बारे में मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा। तो tort क्या है? फर्स्ट ऑप्शन, द एप्लीकेशन ऑफ फोर्स टू द बॉडी of another by reasonable individual, an illegality committed by one person against the property or the person of another, doing something that a reasonable person under ordinary circumstances would not do, or last, an illegality committed against the public and punishable by the law through the courts। तो देखिए टॉर्ट का मतलब क्या है, टॉर्ट का डेफिनेशन क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, टाइम शुरू होता है अब। तो बढ़ते हैं, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इसने क्या किया है, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स। तो भैया एप्लीकेशन ऑफ फोर्स है और टू द बॉडी ऑफ अनदर। ओके, मतलब क्या हो रहा है, ये डिफिनेशन हुआ बैटरी का, तो ये ऑप्शन हुआ कट। ये याद रखना, आपको एक ही क्वेश्चन में बहुत चीजों के लिए मिल जाएगा। ये बैटरी रिलेटेड, मतलब अगर आप फिजिकल फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वो आया बैटरी में, ये टॉर्ट नहीं हो सकता। एंड इलेगलिटी कमिटेड बाय वन पर्सन अगेंस्ट द प्रॉपर्टी ऑफ द पर्सन और अनदर। तो टॉर्ट का डेफिनेशन क्या बताता है, an individual is held legally responsible for actions committed against another individual or an individual's property। ये हुआ हमारा टॉर्ट का डेफिनेशन। तो क्या हुआ, committed by one person against the property or person of another, उसके प्रॉपर्टी है या खुद उस पर्सन के खिलाफ कुछ इलेगलिटी कमिटेड किया है, तो ये आएगा टॉर्ट। तो हमारा आंसर हुआ ये। लेकिन आगे वाले ऑप्शन भी देख लेते हैं। डूइंग समथिंग दैट रीजनेबल पर्सन अंडर ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस वुड नॉट डू, मतलब नॉर्मल सर्कमफरेंस, मतलब नॉर्मल जो सर्कमस्टांसेस होते हैं, नॉर्मल सराउंडिंग में कोई इंडिविजुअल ऐसी चीजें नहीं करता है, लेकिन कभी कभी हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये हुआ निग्लिजेंस। तो निग्लिजेंस का डेफिनेशन क्या है, वो अनजाने में कर देता है, वो निग्लिजेंस। और लास्ट है एन इरेगुलरिटी कमिटेड अगेंस्ट द पब्लिक। पब्लिक आया और पनिशेबल बाय द लॉ थ्रू द कोर्ट्स, ये हुआ क्राइम। तो क्राइम की डेफिनेशन भी हमें इसमें हो गई। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अ क्लाइंट इज प्लेस्ड ऑन अ स्ट्रेचर एंड रिस्ट्रेन्ड विद स्ट्रैप्स। क्या किया है, पेशेंट को स्ट्रेचर में रखा है और उसको रिस्ट्रेन किया गया विद द हेल्प ऑफ स्ट्रैप्स। उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे थे एक्सरे डिपार्टमेंट के लिए। द स्ट्रैप ब्रेक्स, ओ माय गॉड, एंड द क्लाइंट फॉल्स टू द फ्लोर, ओ हो, सस्टेनिंग अ फ्रैक्चर्ड आर्म। ये तो उससे भी बुरा हुआ। लेटर द क्लाइंट शोज द स्ट्रैप टू द नर्स मैनेजर। जब उसका फ्रैक्चर ठीक करके आया होगा तब उसने दिखाया नर्स मैनेजर को कि ये देखो स्ट्रैप ये टूटा था। क्या बोला वो, सी द स्ट्रैप इज वोर्न जस्ट एट द स्पॉट वेयर इट इज स्नैप। मतलब वो पहले से ही थोड़ा कटा था और वहीं से ये टूट गया और मैं गिर गया और मेरा हाथ टूट गया। व्हाट्स इज द नर्स अकाउंटेबिलिटी, मतलब नर्स इसके लिए अकाउंटेबल या रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, क्या लगता है आपको। देखते हैं ऑप्शन में। exempt from any lawsuit because of doctrine of respondent superior, मतलब रिस्पॉन्सिबल नहीं है नर्स, उसको छोड़ देना है। टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ऑब्वियस निग्लिजेंस बिकॉज ऑफ फेलियर टू रिपोर्ट डिफेक्टिव इक्विपमेंट, पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबल है लेकिन क्योंकि उसने वो टूटा हुआ इक्विपमेंट रिपोर्ट नहीं किया। थर्ड, liable along with the employer for misapplication of equipment or use of defective equipment that harms the client, वो खुद एम्प्लॉयर के साथ
रिस्पॉन्सिबल या लायबल रहेगी उस काम के लिए, क्योंकि उसने वो डिफेक्टिव इक्विपमेंट यूज किया है और हॉस्पिटल ने सप्लाई की है। एक्सोनरेटेड मतलब छोड़ देना है, बिकॉज ओनली हॉस्पिटल एज अ प्रिंसिपल एम्प्लॉयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्वालिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ इक्विपमेंट। उसको छोड़ देना है क्योंकि हॉस्पिटल ही है जो रिस्पॉन्सिबल रहेगा इस चीज के लिए। तो क्या लगता है आपको, बताइए ऑप्शन जल्दी जल्दी। बोलो बोलो क्या लगता है। नहीं जानते तो हम बता देते हैं। चलिए करते हैं स्टेप बाय स्टेप शुरू। पहले क्या करना है, एग्जाम्प्ट करना है, एग्जाम्प्ट फ्रॉम एनी लॉ सूट। तो क्यों करना है भाई, पेशेंट का हाथ टूटा है तो उसको छोड़ तो नहीं सकते ऐसे, तो नहीं छोड़ना है। कट। टोटली रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्वियस निग्लिजेंस बिकॉज ऑफ फेलियर टू रिपोर्ट डिफेक्टिव इक्विपमेंट। क्या लगता है, सही है? लेकिन क्यों पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्स ही क्यों ले, हमेशा नर्स ही क्यों रिस्पॉन्सिबिलिटी ले हर चीज के लिए? इस चीज के पीछे तो हॉस्पिटल भी रिस्पॉन्सिबल है भाई, क्योंकि वही उसको नहीं देता होगा, उसने किया होगा रिपोर्ट, क्या पता हॉस्पिटल ने दिया ही नहीं, हॉस्पिटल ने बोला होगा तुम्हारा देखो, फटा है तो तुमने फाड़ा है, तुम देखो, हमें कुछ नहीं करना है। तो ये ऑप्शन भी नहीं है, हमेशा नर्स ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना है, नर्स ने रिस्पॉन्सिबिलिटी। लास्ट थर्ड है ऑप्शन है लायबल अलोंग विथ एम्प्लॉयर। ये हुई ना बात, लायबल है अलोंग विथ एम्प्लॉयर, जो हॉस्पिटल है उसके साथ साथ नर्स भी रिस्पॉन्सिबल रहेगी। इसमें थोड़ी बात है, फॉर मिस एप्लीकेशन ऑफ इक्विपमेंट और यूज ऑफ डिफेक्टिव इक्विपमेंट दैट हार्म द क्लाइंट। ये हो सकता है, लेकिन आगे पूरे ऑप्शन पहले देख लेना चाहिए भैया। आप ऐसे कैसे थर्ड ऑप्शन को ही बता दोगे, लास्ट में कुछ और जादू छुपा होगा तो पहले फोर्थ वाला भी पढ़ लो। Exonerated because only the hospital as a principal employer is responsible for the quality and maintenance of equipment. अब इसमें बोला है खाली हॉस्पिटल रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन गलती तो नर्स की भी है। उसने फंटा देखा था लेकिन उसने लगाया क्यों, उसने सेफ्टी देखना चाहिए था, पेशेंट का नहीं देखा, तो खाली हॉस्पिटल भी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो क्या है, नर्स एंड हॉस्पिटल दोनों रिस्पॉन्सिबल है। ये कहा रिस्पॉन्सिबिलिटी दिख रहा है, हमें दिख रहा है ऑप्शन नंबर 3। तो हमारा आंसर हुआ ऑप्शन 3। तो लॉक किया जाए, डन। ये नहीं हो सकता भैया, एक ही लोग की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दोनों रिस्पॉन्सिबल है। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओ कितना लंबा क्वेश्चन है, पढ़ने में ही हमारा नॉर्थ सेट में टाइम खत्म हो जाता है, इसीलिए प्रैक्टिस जरूरी है। A 2-year-old child admitted with the diagnosis of pneumonia was administered antibiotics, fluids and oxygen. 2 साल का बच्चा है, न्यूमोनिया हुआ है, उसको एंटीबायोटिक, फ्लूइड्स एंड ऑक्सीजन दे दिया है। द चाइल्ड्स टेम्परेचर इंक्रीज अंटिल इट रीच 103 डिग्री फ़ारेनहाइट। ओहो 103 फ़ारेनहाइट हो गया रे। When notified, the healthcare provider determined that there was no need to change the treatment, even though the child had history of febrile illness, a febrile seizure. हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने क्या बोला, कोई जरूरत नहीं बदलने की, ट्रीटमेंट सेम रहेगा, उसको फीवर आएगा तो चलेगा, लेकिन क्या इंपॉर्टेंट चीज, उसको हिस्ट्री था फेब्राइल सीजर्स का। ये आई यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज। Although concerned, the nurse took no further action. नर्स को पता था लेकिन नहीं ले पाई क्योंकि हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने बोला नहीं चेंज करना है। Later, the child has seizure that result in neurologic impairment. हो गया भैया न्यूरोलॉजिक इंपेयरमेंट। लीगली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द क्लाइंट्स इंजरी? बोलो बोलो बोलो। अगर नर्स ने डॉक्यूमेंट किया है तो लायबल रहेगा डॉक्टर, और नर्स ने नहीं किया है तो डॉक्टर तो बोलेगा मैंने बोला था कॉल पे, नर्स ने नहीं सुना, नर्स ने नहीं दिया, क्योंकि हमेशा ये नर्स के ऊपर ही चढ़े रहते हैं कि नर्स ही रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें बहुत ध्यान सोच समझ कर काम करना चाहिए ऐसे सिचुएशन में। जो डॉक्टर बोलेगा उसी लैंग्वेज में वो पेपर पे लिखा जाएगा और बाद में उसका साइन भी लिया जाएगा, क्रॉस चेकिंग। तो हम अपने आप को बचा सकते हैं, समझे? ऑप्शन देखते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिकॉज दिस डिसीजन टुक प्रेसिडेंस ओवर द नर्स कंसर्न। हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिकॉज ऑफ टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चाइल्ड हेल्थ एंड ट्रीटमेंट regimen.
वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर की थी इसीलिए। नर्स बिकॉज फेलियर टू फर्दर क्वेश्चन द हेल्थ केयर प्रोवाइडर अबाउट द चाइल्ड स्टेटस प्लेस द चाइल्ड एट रिस्क। और नर्स ने फिर से उसको क्रॉस चेक नहीं किया, फर्दर क्वेश्चन नहीं किया, इसलिए नर्स रिस्पॉन्सिबल है। और लास्ट, नाइदर बिकॉज हाई फीवर्स आर कॉमन इन चिल्ड्रन एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर हैड लिटिल कॉज ऑफ कंसर्न। दोनों भी रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि हाई फीवर तो बच्चों में आता है तो कोई ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऐसे इनको लगता है ऑप्शन 4 में। तो बताओ आप, आपको क्या लगता है? सोच लिया? चलो देखते हैं। हेल्थ केयर प्रोवाइडर बिकॉज दिस डिसीजन टू प्रेसिडेंस विद द नर्स कंसर्न। लेकिन नहीं, नर्स का भी इसमें कंसर्न होना चाहिए, ओनली एक रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये हुआ गलत। हेल्थ केयर प्रोवाइडर नहीं, खरी दवाई देना उसका काम है, लेकिन बाद में पेशेंट का कंडीशन बताना नर्स का भी काम है। थर्ड में क्या बोला गया है? नर्स ने फर्दर क्वेश्चन नहीं किया, उसने बताया नहीं डॉक्टर को कि उसको फेब्राइल सीजर था और उसने फिर रिस्क में डाल सकते हो, तो नर्स का रिस्पॉन्सिबिलिटी था। नहीं बताया, ये हो सकता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। दोनों भी नहीं, दोनों तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पेशेंट को तो न्यूरोलॉजिक प्रॉब्लम हुआ है, तो जरूरी है, होना ही जरूरी है। तो हमारा आंसर आता है ऑप्शन 3। नर्स इज रिस्पॉन्सिबल because she failed to further ask a question to healthcare provider about the child's status placed the child at risk। उसने पूछा ही नहीं, उसने बस उतना बताया और कुछ क्रॉस क्वेश्चन नहीं किया। तो ये एरिया में आता है नर्स के। नर्स उसको ऐसे पूछ सकती है, हाँ, नर्स डॉक्टर को क्रॉस क्वेश्चन कर सकती है, जब तक उसका डाउट क्लियर ना हो, जब तक उसको कंफर्मेशन ना लगे, तब तक नर्स का राइट है कि वो अपने पेशेंट के लिए डॉक्टर के साथ क्रॉस क्वेश्चनिंग कर सकती है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी दोस्तों, नहीं तो आप भी ऐसे चीजों में फंस सकते हैं और आपको फिर कोर्ट में खड़ा होना पड़ सकता है। तो ये क्वेश्चन के माध्यम से आप आपके खुद को भी अवेयर कर लो और आपकी प्रैक्टिस में भी इसको इम्प्लीमेंट करो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। A graduate nurse is preparing to apply to the State Board of Nursing for licensure to practice as a registered nurse। अभी पास आउट हुई एक ग्रेजुएट नर्स है, बीएससी नर्सिंग, और वो क्या कर रही है, अपने स्टेट काउंसिल में अपने नर्सिंग लाइसेंस या नर्सिंग रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रही है। व्हाट ग्रुप प्राइमरीली इज प्रोटेक्टेड अंडर द रेगुलेशन ऑफ दिस प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। मतलब जब हम रजिस्ट्रेशन करते हैं तो रजिस्ट्रेशन करने से कौन सा ग्रुप प्रोटेक्ट रहेगा अंडर द रेगुलेशन ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग। मतलब अगर जो रजिस्ट्रेशन नर्स कर रही है वो करेगी तो उसके माध्यम से कौन प्रोटेक्टर रहेगा? द पब्लिक प्रोटेक्टर रहेगा, या प्रैक्टिसिंग नर्सेस रहेगी, या द एम्प्लॉइंग एजेंसी रहेगी, या पीपल विथ हेल्थ प्रॉब्लम्स अफेक्टेड रहेंगे? तो ढूंढो, आपके सामने ऑप्शन है, आपके पास टाइम है। बताओ बताओ बताओ, आप जो रजिस्ट्रेशन करते हो उससे किसको प्रोटेक्शन मिलेगा? पब्लिक को मिलेगा, या प्रैक्टिसिंग नर्स को मिलेगा, या एम्प्लॉइंग एजेंसी को मिलेगा, मतलब जो हॉस्पिटल आपको एम्प्लॉइंग जॉब दे रहा है उसको मिलेगा, या फिर पीपल विथ हेल्थ प्रॉब्लम्स को मिलेगा? बताओ बताओ बताओ। मुझे पता है सबको क्या लग रहा होगा, लेकिन जो दिखता है वो होता नहीं है। चलो तो बताता हूँ क्या होता है। पीपल विथ हेल्थ प्रॉब्लम्स इसमें प्रोटेक्टर रहेंगे, क्या लगता है? नहीं, क्योंकि यहाँ आया है वर्ड हेल्थ प्रॉब्लम, तो मतलब बहुत छोटे लोग ही, कम पॉपुलेशन ही इसमें प्रोटेक्टेड रहेगा, तो ये नहीं आएगा। द एम्प्लॉइंग एजेंसी नहीं रहेगा। वो क्यों भाई इसके अंदर प्रोटेक्टेड रहेगा, अगर रजिस्ट्रेशन वो खुद करनी है तो?
द प्रैक्टिसिंग नर्सेस और ऑप्शन बचा है द पब्लिक। क्या लगता है दोनों में से क्या करना चाहिए? अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो 80-90 पूरे 100? नो 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 नो, ये नहीं करना चाहिए। इसके पीछे का प्रॉपर रीजन हमको जानना चाहिए। तो प्रैक्टिसिंग नर्सेस अगर प्रोटेक्ट हो रहे होते हैं, although the members of profession can also benefit from clear distribution of their role, रजिस्ट्रेशन अगर करती है तो रजिस्ट्रेशन काउंसिल उसको प्रॉपर अपना रोल डिस्क्रिप्शन देता है, तो उसके माध्यम से उसको पता है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, तो वो अपने आप को सेफ कर सकती है, वो सिक्योर हो सकती है। लेकिन ये प्राइमरी पर्पस नहीं है। प्राइमरी पर्पस क्या है? स्टेट काउंसिल के अंडर आने वाली उसकी पब्लिक को प्रोटेक्शन मिलता है जब हम रजिस्ट्रेशन खुद करते हैं। मतलब क्या है? हमें रजिस्ट्रेशन मिलता है मतलब हम इलिजिबल है, हम उतना कैपेबल है कि हम पब्लिक के लिए सिक्योर बन सकते हैं। मतलब पब्लिक के लिए सिक्योर है तभी हमें रजिस्ट्रेशन मिलता है। तो ये हुआ रजिस्ट्रेशन काउंसिल के लॉ के अंडर सबसे मेन चीजें आती है। तो पब्लिक को हमें प्रोटेक्शन करना है, पब्लिक को प्रोटेक्शन मिलेगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोलता है क्वेश्चन? अ क्लाइंट विद कोरोनरी आर्टरी डिसीज हैज सडन एपिसोड ऑफ साइनोसिस and a change in respiration. The nurse start oxygen administration immediately. Legally, should the nurse have administered the oxygen? क्या नर्स को राइट है ऑक्सीजन लगाने का? क्या लगता है? देखते हैं ऑप्शन में। The oxygen had not been ordered and therefore should not have been administered. ऑर्डर नहीं दिया था तो नहीं देना चाहिए था। पागल है क्या नर्स? क्यों दिया? ऐसा आपको लग रहा होगा। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं। The symptoms were too vague for the nurse to determine a need for administering oxygen. उसके सिम्टम बहुत वेग थे, नर्स समझ ही नहीं पाती होगी। अरे क्यों नहीं समझ पाती है? नर्स तो नॉलेजेबल होती है। नर्सेज जैसा टफ एग्जाम वो क्रैक करके आती है। ग्रेजुएशन बीएससी इतने हार्ड सब्जेक्ट्स, इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ के इतना नॉलेजेबल होके वो आती है, तो वो सिम्टम्स, बेसिक सिम्टम्स ना जान पाए पेशेंट के। देखते थर्ड। द नर्स ऑब्जर्वेशन वेयर सफिशिएंट एंड देयरफॉर ऑक्सीजन शुड हैव बीन एडमिनिस्टर्ड। नर्स ने अच्छा ऑब्जर्वेशन किया और उसने लगा दिया, ये अच्छा किया, ऐसा उसको लगा है ऑप्शन 3 को। द हेल्थ केयर प्रोवाइडर शुड हैव बीन कॉल्ड। पहले हेल्थ केयर प्रोवाइडर को कॉल करना चाहिए था, फिर ऑक्सीजन लगा देना चाहिए था, अगर वो बोले तो। क्या लगता है? बताओ, नर्स ने सही किया या गलत? मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है नर्स ने एकदम गलत नहीं किया है, नर्स ने एकदम सही किया है। तो द ऑक्सीजन हैड नॉट बीन ऑर्डर्ड। अरे ऑर्डर नहीं किया है तो क्या है, ये नर्स के स्कोप में आता है, हम दे सकते हैं भैया। मिनिमल ऑक्सीजन तो हम दे ही सकते हैं एनपी पे, मास पे। द सिम्टम्स वेर टू वेग, ऐसे कैसे तुम बोल सकते हो? नर्स को समझ नहीं आया, वेग है तो। द नर्स ऑब्जर्वेशन वेर सफिशिएंट, यस, ये आएगा आंसर। उसका ऑब्जर्वेशन सही था, रेस्पिरेशन नहीं कर पा रहा है, वो साइनोसिस में जा रहा है, उसको ऑक्सीजन नहीं लगाएगा तो क्या करेगा? देखते रहेगा डॉक्टर को कॉल करके, हेलो द नंबर यू हैव डायल इज करंटली आउट ऑफ सर्विस, और तब तक पेशेंट आउट ऑफ सर्विस हो जाएगा यार। तो कॉल करने का क्या है? ऑक्सीजन जैसी चीजें हम इमरजेंसी में एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ये नर्स के स्कोप में आता है। तो ये ध्यान में रखो दोस्तों, पेशेंट की जान आप बचा सकते हो अगर आपको ये चीज पता हो। आगे बढ़ते हैं। An adolescent is taken to the emergency department for the local hospital. Okay, after stepping on a nail, एक नेल पे उसने पैर रख दिया, उसको लेके गए। The puncture wound is cleansed, sterile dressing applied. उसको टिटेनस इम्यूनाइजेशन के लिए पूछा, एडोलेसेंट ने बोला उसके सारे इम्यूनाइजेशन हो गए, नर्स ने उसको इम्यूनाइज नहीं किया, बस पेनिसिलिन देके भगा दिया घर में। कुछ दिनों बाद वो क्लाइंट फिर से उसे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ और उसको हुआ था टिटेनस। माय गॉड, लीगली व्हाट इज नर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन दिस सिचुएशन? क्या नर्स ने अच्छा किया उस लड़की पे भरोसा रख के? क्या लगता है? फर्स्ट ऑप्शन, द नर्स जजमेंट वाज एडिक्वेट एंड द क्लाइंट वाज ट्रीटेड अकॉर्डिंगली।
The possibility of tetanus was not foreseen because the client was immunized. Nurses should routinely administer immunization against tetanus after such an injury. Assessment by the nurse was incomplete, and as a result, the treatment was insufficient. क्या लगता है? बोलो। मुझे तो मिल गए हैं आंसर। आपको क्या लगता है, नर्स ने सही किया कि गलत किया? क्या हम एडोलेसेंट पे भरोसा कर सकते हैं? हाँ या ना? अगर आपका आंसर होगा हाँ, तो नर्स ने एकदम सही किया, और अगर आपका आंसर होगा ना, तो नर्स ने गलत किया। तो इसी बेसिस पे आपका 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन अभी तक लॉक हो गया हो। तो बढ़ते हैं, मैं बताता हूँ। The nurse's judgment was adequate and the client was treated accordingly. काहे का एक्यूरेट जजमेंट था उसका? उसने पूरी चीज तो पूछी ही नहीं है पेशेंट को। पेशेंट ने बोला यस, मेरे को इम्यूनाइजेशन सारा हो गया है, लेकिन आपको पता है टिटेनस बारी बारी लेना पड़ता है। ऐसे ही the possibility of tetanus was not foreseen because the client was immunized. उसने बस बोला था इम्यूनाइज्ड, लेकिन उसको नहीं पता भैया टिटेनस लिया था कि हेपेटाइटिस लिया था। नर्स शुड रूटीनली एडमिनिस्टर इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट द टिटेनस। क्यों देना है बार बार उसको? हर बार उसको इंजरी होगा तो क्या देते फिरेंगे? उसका भी कुछ टाइम पीरियड है, वो वैक्सीनेशन में देखेंगे। 5 साल 10 साल एक्सपायरी डेट टिटेनस वैक्सीनेशन का। और लास्ट ऑप्शन है असेसमेंट बाय द नर्स वाज इनकम्प्लीट एंड द रिजल्ट ट्रीटमेंट वाज इनसफिशिएंट। ये हुई ना बात, उसने अच्छे से पूछा ही नहीं। उसने क्या पूछा? द एडोलेसेंट रिस्पॉन्ड्स दैट ऑल इम्यूनाइजेशन आर अप टू डेट। अब एडोलेसेंट को क्या पता टिटेनस या हेपेटाइटिस या बीसीजी क्या कंप्लीट है उसका? उसको नहीं पता। पोलियो लिया होगा। तो इसीलिए नर्स ने अच्छे से असेसमेंट कर लेना चाहिए था, उसके घर वालों से बात करके या उसका कार्ड देख के। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। When being interviewed for position as a registered professional nurse, the applicant is asked to identify example of intentional tort. What is appropriate response? Intentional, intentional किया गया काम। Negligence तो intentional नहीं होता, non intentional tort means negligence। Malpractice, क्या लगता है, हो सकता है? माल प्रैक्टिस ही तो निग्लिजेंस जैसा है, निग्लिजेंस माल प्रैक्टिस एक ही चीज है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी, ब्रीच ऑफ ड्यूटी हो सकता है। ब्रीच ऑफ ड्यूटी इज आल्सो अनइंटेंशनल टॉर्ट, मतलब वो अपने काम से काम चुकरपन कर रही है, लेकिन वो ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, तो वो भी अनइंटेंशनल हुआ। लेकिन हमें जानना है इंटेंशनल। फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, जैसे कि एक बच्चा रो रहा है, हम उसको डाल दे रहे एक बंद खोली में, तो ये हुआ फॉल्स इम्प्रिजनमेंट, क्योंकि उसको इम्प्रिजन करने की कोई जरूरत नहीं है। बच्चा है तो रोएगा, तो रोएगा तो उसको क्या जरूरत, सबसे अलग करके एक रूम में बंद करना है? नहीं करना है। तो ये क्या हुआ, इंटेंशनली हमने उसको सेपरेट कर दिया है, क्योंकि वो दूसरे बच्चे को तकलीफ दे रहा है। ये हुआ गलत। तो हमारा ऑप्शन का आंसर है ये, सॉरी, फॉल्स इम्प्रिजनमेंट हो हमारा इंटेंशनल टार्ट। आगे बढ़ते हैं। Several recently licensed registered nurses are discussing whether they should purchase a personal professional liability insurance. Which statement indicates the most accurate information about professional liability insurance? If you have liability insurance, you are more likely to be sued. Your employer provides you with the liability insurance you will need. Liability insurance is not available for nursing professionals working in hospital. Personal liability insurance offers representation if the State Board of Nursing Council files charges against you. ये थोड़ा ब्रॉड क्वेश्चन है, ये मे बी हमारे स्कोप से बाहर है, फिर भी इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ। Personal liability insurance will represent a nurse before the State Board of Nursing, whereas employee liability insurance will not. तो इसका आंसर है ऑप्शन 4। ये क्या है, प्रोफेशनल लायबिलिटी इंश्योरेंस। और ऑप्शन में क्या है, पर्सनल लायबिलिटी इंश्योरेंस ऑफर रिप्रेजेंटेशन।
तो offers representation if the state board nursing files charges against you. ये करेगा लेकिन ये नहीं करेगा, इसलिए इसका आंसर ये होगा। थोड़ा ब्रॉड है, इतना ज्यादा देखने की जरूरत नहीं है। A 3-year-old child with eczema of the face and arms has disregarded the nurse's warning to stop scratching, or else the nurse finds that toddler scratching so intentionally that the arms are bleeding. The nurse then ties the toddler's arm to the crib side, saying, I am going to teach you one way or another. How should the nurse behavior be interpreted? तो यहाँ पे नर्स ने क्या किया है, वो हाथ खुजा रही थी, ब्लीडिंग हो रहा था, तो नर्स ने उसको बांध दिया और उसको बोला, तू अच्छे तरीके से नहीं समझ रही, अभी तेरे को बांध के सिखाती हूँ मैं। बांध के सिखाएगी, तो मतलब नर्स का बिहेवियर हमें इंटरप्रेट करना है, नर्स ने यहाँ क्या किया है। दिस एक्शन कैन बी कंस्ट्रक्टेड एज असॉल्ट और बैटरी। फिजिकल हार्म किया है, देखते हैं, बैटरी मतलब फिजिकल हार्म हो रहा है। The problem was resolved with forethought and accountability. उसने सॉल्व तो नहीं किया, देखते हैं। Skin must be protected and the actions taken were by reasonably prudent nurse. अच्छा, the nurse had tried to reason the toddler and expected understanding and cooperation. क्या लगता है? कुछ नहीं लगता है। ये क्या अंडरस्टैंडिंग का है, बच्चों को बांध के रखना अच्छी बात है? नहीं। Skin must be protected and the action taken were reasonably prudent nurse. ना 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 ना, प्रोटेक्ट करना है क्या, उसको बांध के रखना है? The problem was resolved with forethought and accountability. क्या accountability था, उसको बांध के रखा है, उसको धमकी दिया है। Assault और धमकी देना, धमकी देना और उसको बांध के रखना, ये हुआ बैटरी। These actions can be constitute as assault and battery. तो हमारा आंसर हुआ 1। तो बैटरी, टॉट, असॉल्ट, ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। बिना इसके आप आगे नहीं बढ़ सकते। हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमें पता है टॉट के टाइप्स, नेग्लिजेंस, असॉल्ट, बैटरी। ओह माय गॉड। टॉट क्या होता है, प्रॉपर्टी के खिलाफ या पर्सन इंडिविजुअल के खिलाफ किया गया काम। बैटरी होता है फिजिकल हार्म, असॉल्ट होता है वही फिजिकल डैमेज, हार्म। नेग्लिजेंस होता है ध्यान न देना, अनइंटेंशनल टॉट। आगे बढ़ते हैं। A nurse is teaching a group of parents about the child abuse. What definition of assault should the nurse include in the teaching plan? बोल रहा था assault, ये चीजें स्किप नहीं होगी भैया, ये या हमेशा रहेगी फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में। देखते हैं ऑप्शन। assault is a threat to the bodily harm to another person. Oh, it is legal wrong committed by one person against the property of another. Third, it is legal wrong committed against the public that is punishable by the state law. Option 4, assault is application of force to another person with lawful justification. क्या लगता है आपको? Assault is application of force, तो here application of force to another person without lawful justification. It is called as battery, not assault. गलत। It is a legal wrong committed against the public. Against the public that is punishable by the court and the law. ये आया हमारा crime, ये भी नहीं हुआ। It is a legal wrong committed by one person against the property of the another, ये हुआ tort और first। Assault is a threat to the bodily harm to another person. इसमें फोर्स नहीं किया गया है लेकिन धमकी दिया है, assault, bodily harm किया गया है, तो ये हुआ assault. Assault is a threat or an attempt to do violence to another. ओके, समझ में आ गया? तो आज हम 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में बताना, आगे के वीडियोस के लिए मैं लाऊंगा। अगर आपको पसंद नहीं आए, कुछ चीजें गलत हो रही है, वो भी आप मुझ तक बताना। फीडबैक मुझे जरूरी है। अगर आपके पास तक अच्छे से कंटेंट पहुंचाना है तो आप भी फीडबैक दिया करें। अगर वीडियो पसंद आया, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।